दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया से। और आज एक खास चर्चा पे हम आपके सामने हैं। और वो एक ऐसी घटना है जिसके बारे में लगभग लगभग आज 8 फरवरी को उत्तराखंड के हल्द्वानी में और हल्द्वानी जिले के बनभूल बनभूल पुर में ये घटना हुई। घटना यह है कि वहाँ एक मदरसा और एक मस्जिद को शासन प्रशासन ने गिरा दिया। और इसमें करीब करीब 6 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हैं। और अभी भी लगातार दहशत वहाँ बरकरार है। सरकारी तौर पे और पुलिस प्रशासन वहाँ चप्पे चप्पे पे मौजूद है। यदि किसी भी तरह का कोई भी खबर वहाँ से यदि लीक हो रही है तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन और कुछ नहीं, उनको पकड़ के सीधे जेल में डाल रही है। ये कुछ खबरें हैं। इसके अलावा इन तमाम खबरों को एक दूसरे तरीके से भी पूरे सोशल मीडिया और अखबारों या टेलीविजन चैनलों पे परोसा जा रहा है। और वो है सरकारी पक्ष, दंगाई, उत्पाती, क्या क्या उसका नाम दिया जा रहा है। तो इसके जो दूसरे पहलू हैं या इस घटना के और पहलू हैं जिस पे कहीं से भी कोई रोशनी नहीं डाली जा रही है, ना मिल पा रही है। तो उसके बारे में हम बात करने के लिए एक खास शख्सियत को हमने आमंत्रित किया है। मुनीश कुमार जी उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड से और पूरे के पूरे इस मामले में लगातार वहाँ अपील भी जारी किया है, कमेटी भी बनाई है। और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और जो सरकार का जो विशेषाधिकार है उसका जो दुरुपयोग हो रहा है इन तमाम कम्युनिटीज पे भी, और जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उन पे भी। तो इसी संदर्भ में हम बात करने के लिए बुलाए। मुनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विमर्श में। जी नमस्कार। जी। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, उसके बाद क्या हुआ और अभी क्या स्थिति है, इस पर थोड़ा सा अ, हम दर्शकों को बता पाएं तो बेहतर होगा। देखिए, एक मलिक का बगीचा एक जगह पड़ती है, जिसको लगभग जिसका क्षेत्रफल 2 एकड़ के आसपास है। जी। तो पिछले महीने की 28-29 तारीख से उसको उजाड़ने की जो कार्रवाई है वो हल्द्वानी प्रशासन द्वारा की जा रही थी। हम्म। और 3 तारीख को वहां पर एक मदरसा और मस्जिद थी जिसको सील बंद कर दिया था हल्द्वानी पुलिस प्रशासन ने। 3 फरवरी को। 3 फरवरी को, और उन्हीं की कस्टडी में थी वो। जी जी। तो उसके खिलाफ जो मलिक थे वो हाईकोर्ट चले गए। क्योंकि हाई हम्म कोर्ट बंद थी और वेकेशन बेंच वहां पर बैठी हुई थी, तो उसने सुनवाई के लिए 14 तारीख लगा दी। हम्म। जब 8 फरवरी को सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि जब फुल बेंच बैठेगी तभी इस पर बात हो पाएगी, तो 14 तारीख को बात होगी। और हम्म। जैसे ही हाई कोर्ट ने कहा कि 14 तारीख को बात होगी, हम्म। उसके बाद पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में उस मलिक के बगीचे में पहुंच जाता है और वहां पर जो मदरसा और जो मस्जिद है उसको गिराने की कार्रवाई शुरू करता है। हम्म। जब उसको गिराने की कार्रवाई शुरू करता है तो कुछ महिलाएं बहुत लोकतांत्रिक तरीके से सामने आती हैं और उनसे कहती हैं कि भाई इसको ना बनाया जाए। हम्म। तो जो आयुक्त हैं, नगर आयुक्त, शायद पंकज उपाध्याय उनका नाम है, वो ये कहते हैं हम्म। कि यहाँ पर हम गौशाला बनाएंगे। हम्म। और महिलाएं कहती हैं कि ये गौशाला यहाँ बन जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी, आप यहाँ पर आप हमारे मदरसे को मत तोड़िए। लेकिन प्रशासन उनकी नहीं मानता है, जबरदस्ती उस जगह को तोड़ने पर आमादा हो जाता है। महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज होना शुरू होता है और महिलाएं बेहोश हो जाती हैं। और उसके बाद फिर स्थिति वहां से थोड़ी सी बिगड़ने लगती है। और स्थिति बिगड़ने के बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है दोनों तरफों से। और उसके बाद गोली चलने लगती है पुलिस की तरफ से। और फिर उसके बाद जो घटना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और पुलिस के जो सिपाही हैं वो भी बड़ी संख्या में घायल होते हैं। और हम्म। फिर खबर मिलती है कि 6 लोग मारे गए हैं। और बड़ी संख्या में जो जनता के लोग हैं और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में अ, घायल हुए हैं। और हम्म। उसके बाद बहुत तनाव की स्थिति हो जाती है, आगजनी हो जाती है। बहुत सारे वाहनों में आग लग जाती है, थाने में आग लग जाती है। और फिर
पता चलता है कि थोड़ी देर बाद ही कि पूरे क्षेत्र में हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट हम्म बंद कर दिया गया है, और सूट एंड साइट के जो है ऑर्डर दे दिए गए हैं। हम्म और इस पूरी घटना के अंदर जो इंटेलिजेंस की जो इनपुट्स थे, इंटेलिजेंस का कहना था कि इस घटना को ना किया जाए, इस तरह की कार्रवाई को ना किया जाए, और इससे दिक्कत हो जाएगी, और कार्रवाई करने से पहले ड्रोन उड़ा करके देख लिया जाए कि हम्म इसमें इस कार्रवाई को किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है। और अखबार में ये भी छपा है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ये भी कहा प्रशासन से कि ये टाइम ठीक नहीं है इस तरह की कार्रवाई करने का, इस कार्रवाई को ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन अपनी जिद पर रहता है, और वहां पर इस तरीके की जो है डिमोलिश की कार्रवाई की जाती है। हम्म और ये भी पता चल रहा है, कल भी मैं एक अखबार को देख रहा था कि पुलिस की जो टीम वहां पड़ जाती है उसको भी नहीं ब्रीफ किया जाता है कि एक्चुअली उनको वहां जाके करना क्या है। हम्म पुलिस की टीम को ये बताया जाता है कि वहां पर उनको केवल मार्च करना है। जो अखबार की रिपोर्ट्स हैं, जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, तो यदि उनकी बात हम करें तो हम्म ये सब वहां बताया जाता है। और देखिए हिम्मत सिंह जी, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यदि कहीं कोई कार्रवाई पुलिस की जनता की तरफ से उग्र कार्रवाई हो भी रही है, तो उससे निपटने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, हम्म उससे निपटने के लिए रबड़ की गोलियां चलाई जाती हैं, उससे निपटने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, माइक से घोषणा की जाती है। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम्म, सीधे गोली मारी गई। जी। और जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस गोली चलाने का जो मामला है, ये एक्सेसिव जो कार्रवाई है, ये इसको आप रेयर ऑफ द रेयर आप इस्तेमाल कीजिए। जो आदमी की स्वतंत्रता है, जो व्यक्ति की मानवाधिकार है, उसका अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। हम्म लेकिन जब वहां पर गोलियां चलाई जाती हैं और गोली मारने के शूट एंड साइट के आदेश दिए जाते हैं, तो माननीय न्यायालय के जो गाइडलाइन है उनका भी पालन नहीं किया जाता। और दूसरी बात, जो भारत का संविधान का आर्टिकल 21 है, जो जीवन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, उसका भी वहां पर अनुपालन नहीं किया जाता। और हम लोग देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को एक कम्युनल रूप दे करके पूरे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरे हिंदी भाषी बेल्ट के अंदर, हम्म और इस पूरे मामले को कम्युनल रूप देकर के अपने वोटों की फसल बो रही है, और 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है। और जो बनफूलपुरा है, आज की तारीख में खुली जेल में उसको तब्दील कर दिया गया है। हम्म वहां पर 24 घंटे कर्फ्यू है, 1 मिनट की भी डील नहीं है। आज 5वां दिन कर्फ्यू को होने जा रहा है, और लोग बहुत मुश्किल में हैं। और जिस तरह की खबरें वहां से निकल के आ रही हैं कि घरों के अंदर पुलिस जा रही है, जबरन लोगों को उठा करके ले जा रही है, एक डिटेंशन सेंटर बनाया गया है जहां पर लोगों को पहले ले जाया जा रहा है, वहां पर उनके साथ पूछताछ की जा रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है, और उसके बाद कुछ लोगों को जेल भेजा जा रहा है, और कुछ लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। हम्म, तो ये जितना भी कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड के अंदर अब कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं बची है। यहाँ पर संविधान के अनुपालन जैसी कोई चीज नहीं बची है, और लोगों को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर डराया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और उस कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में किसी भी मीडिया के व्यक्ति की आज की तारीख में एंट्री नहीं है। जी। तो स्थितियां बेहद गंभीर हैं। जी जी, एकदम। आप ये तो हो गया एक पूरी परिघटना। ये जो जी मलिक का बगीचा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जी। वो किस माने किसकी जमीन किसकी है, मतलब देखिए, ये जमीन अभी विवादित है, और विवादित। इस पर अभी 14 फरवरी को हाईकोर्ट में, उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो हम्म पुलिस को, प्रशासन को पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी उसका इंतजार करना था। भाई, जी। जो जगह है, जो मदरसा है, जो मस्जिद है, वो तो हम्म उन्हीं के कब्जे में है, हम्म वो सीज की हुई है। तो आपको इतने तोड़ने की, शाम के समय उसको जाकर के तोड़ने की जल्दी क्या है? आपको हम्म, जब ये आप खुद मानते हैं कि जो न्यायालय का ऑर्डर है वो सर्वोपरि है, प्रशासन खुद कहता है कि जो न्यायालय कहता है हम उसका अनुपालन करेंगे। जब न्यायालय की तरफ से कोई ऑर्डर ही नहीं है, कोई फैसला ही नहीं आया, तो आप क्यों उसको तोड़ने चले गए? जी दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 3,92,000 हेक्टेयर जमीन नजूल की भूमि है। नजूल हम्म, भूमि वो होती है जिस पर कोई आदमी कभी रह रहा होता है, और फिर वो उसका कोई बारिश नहीं होता है, तो वो ऐसे ही छोड़ छूट के चला जाती है। गया। जी जी। और उस पर जो लोग रह रहे होते हैं, तो ये हम्म माना जाता है कि सरकार की जमीन है, सरकार इसको जनहित में लगाएगी। तो अभी कुछ हम्म समय पहले सरकार एक कानून लाई थी हम्म, कि जो भी लोग जमीन भूमि पर काबिज हैं, उनसे एक धनराशि ली जाएगी और उसको मालिकाना हक दिया जाएगा।
और ये कानून पारित होने के लिए चूंकि कुछ भूमियां केंद्र सरकार की भी होती हैं तो केंद्र सरकार को भेजा गया है। इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यह है कि 3,92,000 हेक्टेयर भूमि पर लाखों लोग बसे हैं। और हम्म। यदि उन बसे हुए लोगों को सरकार इस तरीके से हटाएगी तो पूरे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा अराजकता फैलेगी। ये केवल अल्पसंख्यक समुदाय का सवाल नहीं है। इस पर सभी धर्म और सभी जातियों के लोग बसे हुए हैं। हल्द्वानी के अंदर कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में दूसरी जगह लोग नजूल भूमि पे बसे हुए हैं, रुद्रपुर में बसे हुए हैं, हरिद्वार जिले में बसे हुए हैं। हम लोग जहां से आते हैं रामनगर से, यहाँ भी बहुत बड़ी भूमि नजूल की भूमि है। तो यदि ये लोगों को सरकार इस तरीके से खदेड़ेगी, अपने ही जनता के ऊपर इस तरीके से बुलडोजर चलाएगी, अपनी ही जनता के ऊपर इस तरीके से गोलियां चलाएगी, तो ये सवाल बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल सवाल उत्तराखंड के लिए लोगों को बन चुका है। और केवल मुस्लिम कम्युनिटी की बात ही नहीं है, पूरी दे जितने भी लोग उत्तराखंड के अंदर हैं बहुत चिंतित हैं सरकार के इस कदम से कि किस तरीके से सरकार लोगों को हटा रही है। अभी मोदी जी कह रहे हैं कि हम 4 करोड़ लोगों को घर बना करके हम दे रहे हैं। निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री है वो कह रही है कि हम 3 करोड़ हमने मकान बना करके लोगों को दिए हैं, या बनाने की हम मतलब योजना है। सरकार जो है योजना लेकर के आ रही है। और एक तरफ तो आप कहते हैं कि जहां झुग्गी वही मकान, और दूसरी तरफ जो लोग रह रहे हैं उनको आप तोड़ रहे हैं, उनको उजाड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो ये पूरे जनवादी अधिकारों का, संविधान का, कानून का, हर चीज का यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है। जी, एक ये तो हो गया जो एक जो न्यायिक या जो उसकी वस्तु स्थिति है। जी दूसरा जो राजनीतिक मसला है पूरे उत्तराखंड में, जी और सबसे जोर शोर से ये उछाला गया कि कॉमन सिविल कोड ले आने वाला सबसे पहला राज्य उत्तराखंड है। जी। लेकिन लगातार वहाँ देख रहे हैं काठगोदाम में जो घटना हुई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने शायद रोक लगा दी। काठगोदाम के पास जो बड़ी नहीं, ये जगह है। बनभूलपुरा की थी। पिछले जी। साल जो रेलवे कॉलोनी में लोग, मतलब जो रेलवे स्टेशन के बगल में रेलवे जो की लोग। जमीन पे है। हाँ जी जी जी। तो वो है, और तमाम जगहों पे अलग अलग जगहों पे लिंचिंग की घटनाएं हैं। तो कहीं ये जो आपने शुरू में आशंका जताई कि केवल चुनाव जीतने के लिए ये किसी भी स्तर का ये पूरा तो वो उनको अपने ही संविधान पे भरोसा नहीं रह गया है, या अब ये का मान लिया जाए कि अब जिसको मर्जी जो करना है करें, चाहे कोर्ट हो या कोई और हो, उनका कोई डर और नहीं रह गया। देखिए, जब समान नागरिक संहिता, जिसको मैं समान नहीं मानते, हम जो कथित हम्म। समान नागरिक संहिता पुष्कर धामी जी लेकर के आए हैं, हम्म। 4 दिन पहले, 5 दिन पहले जब वो उसका बिल पर बहस कर रहे थे विधानसभा के अंदर, तो वो भारत का संविधान लेकर के पहुंचे थे हम्म। और विपक्ष को और उत्तराखंड के लोगों को संविधान की दुहाई दे रहे थे। और जब यहाँ पर संविधान के अनुपालन का सवाल आया, तो संविधान का कोई अनुपालन होते हुए हम लोग यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। और ये जो शूट एट साइट का जो ऑर्डर है, ये एक हाई हाई लेवल की कमेटी ने एक मीटिंग की है 8 तारीख को, और उसमें मुख्यमंत्री जी भी शामिल थे। और मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि उसके माध्यम से शूट एंड साइट का ऑर्डर जो है हल्द्वानी के लिए जारी किया गया। और कल हल्द्वानी के बाकी क्षेत्रों से जब कर्फ्यू हटाया गया, तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब कर्फ्यू लगा हुआ था, तो कर्फ्यू इम्पोज तो ऑफिशियली पूरे हल्द्वानी के अंदर था। अच्छा। लेकिन जो इम्प्लीमेंट हुआ, उसको उसको जो लागू किया गया, वो केवल मुस्लिम बहुल इलाका जो हम्म। बनभूलपुरा है उसी में लागू किया गया। हम्म। बाकी जी। जगह लोग छुट्टी जैसी मना रहे थे। जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहां पर कर्फ्यू लागू नहीं था, कर्फ्यू घोषित होने के बावजूद भी। तो हम्म। सरकार तो अपना एक कम्युनल एजेंडा आगे बढ़ा रही है। वो कम्युनल और एजेंडे हम पे ही काम कर रही है। जी, जी। हाँ, और अभी उसको एक और जो खतरनाक पहलू देखने में आया, एक वीडियो मुझे दिखाई दिया, शायद आपने शेयर किया था, कि जी एक और जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं, और पत्थर फेंक रहे हैं दूसरे इलाके में, मतलब मुस्लिम बहुल इलाके में। वो जी। नौजवान हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। तो ये क्या इसकी पूरी तैयारी पहले से हो गई थी, या कोई ये कहा जाए कि ऑन स्पॉट या कुछ हो गया ऐसा जिसमें इस सब चीजें हो गई? तो कहीं ये नहीं लग रहा कि इसकी पूरी तैयारी थी कि करना ही करना है?
देखिए सरकार तो हल्द्वानी के अंदर जो बनफूलपुरा है उसको उजाड़ने के लिए पिछले 1 साल से लगातार कोशिश कर रही है। वो तो माननीय उच्चतम न्यायालय का स्थगन आदेश है, नहीं तो 1 साल पहले ही बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को हल्द्वानी से उजाड़ दिया जाता। वहां जी पर जी। भूमि के मालिकाने को लेकर के लगातार बहस चल रही है। अभी हम्म। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे कोई निर्णय नहीं आया है। तो सरकार के लिए तो आज की तारीख में लोगों के बीच में ये नैरेटिव पैदा करना बहुत मतलब मैं देख रहा हूँ कि बहुत जोर शोर से शुरू कर दिया है कि जो आपकी समस्याएं हैं उसके लिए मुस्लिम जिम्मेदार हैं। और हम्म। बहुत सारे जो ड्राइवर पिछले महीने जब सरकार एक कानून लेकर के आई थी कि कोई भी ड्राइवर यदि कोई एक्सीडेंट कर जाता है तो उसको जो है सजा होगी और 7 लाख रुपए का जुर्माना होगा, उसके खिलाफ जो ड्राइवर हड़ताल कर रहे थे वो भी आज ये कहते हुए नजर, उनसे मैं सुनते हुए नजर, मतलब मैंने सुना उनके मुंह से कि यदि मोदी जी नहीं होते तो आज जो है ये जो ये तो हम लोग पूरा तो उत्तराखंड में नैरेटिव, रह ही नहीं हाँ, ये पाते। तो पूरा नैरेटिव फैलाया हाँ गया है, तो लेकिन हाँ तो ये तो पूरी पिछले वही दस सालों तैयारी है। से पिछले 10 सालों से मुस्लिम समाज जितना सहनशीलता के साथ पेश आया है, शायद इसके पहले, अभी आपको याद होगा, आगरा में ये राधा स्वामी का एक दयाल बाग ग्रुप है, जहाँ पुलिस वालों की और जो जबरदस्त पिटाई हुई, गए थे वो जमीन छुड़ाने के लिए कि अवैध कब्जा है राधा स्वामी वालों का, और राधा स्वामी वालों ने जो पिटाई की है पुलिस वालों की, तो वो आतंकवाद के दायरे में नहीं आता है। जैसे ही मुस्लिम नाम आ गया तो वो आतंकी, उग्रवादी और क्या क्या पूरा एक, तो वो तो एक चीज है, लेकिन इसके जरिए जो पूरे समाज में, वहां तो लोग जो झेल रहे हैं झेल रहे हैं, इसके जरिए, इस घटना के जरिए पूरे समाज में ये पूरा नैरेटिव फैलाने की कोशिश हो रही है कि देख लो, ये एक जगह है, इकट्ठा है तो ये हालत है, बाकी जगह हो जाएंगे तो क्या होगा। दूसरा कि ये जो पूरी घटना है बनफूलपुरा की, ये जो पूरी घटना है, इसमें कहीं ये है कि एक बड़ी आबादी है यहाँ, तो इसमें कुछ किया जाए तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, कहीं ये तो तैयारी नहीं है। देखिए उत्तराखंड को तो ये प्रयोगशाला बना ही रहे ना। हम्म। उत्तराखंड में ये कानून भी बना, समान नागरिक संहिता का कानून भी उत्तराखंड से लेके आए हैं। हम्म। और उत्तराखंड का जो हल्द्वानी का क्षेत्र है इसमें जो मुस्लिम आबादी है ना, वो कहीं ना हम्म। कहीं इनके जो चुनावी गणित है उसमें भी असर डाल देती है कई बार। तो अच्छा। इसलिए चाहते हैं कि ये पूरा इलाका जो है, इसकी जो पूरी की पूरी जो लोग हैं यहाँ से जाएं और हम्म। ये अपना जो चुनावी अभियान है उसको बहुत मजबूती के साथ आगे भी जारी रखें। तो इनके तो पॉलिटिकल एजेंडे हैं। और पॉलिटिकल ये हर, एजेंडा। हाँ पॉलिटिकल एजेंडे। आप देखिए कि हम्म। उत्तराखंड के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, हम्म। है नहीं। पहाड़ के अंदर आज धामी जी जा रहे हैं और हम्म। वो जो है तमाम तरह की विकास योजना की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां यदि कोई आदमी बीमार हो जाएगा तो उसको इलाज नहीं मिलेगा। एक एक उसको यदि खबर और है। जी तो जी, उस पर कोई आप उस पर कोई बात नहीं करेगा, जी जी। है नहीं। जो हिंदू आबादी है वो सबसे ज्यादा पहाड़ के अंदर रहती है और बहुत ज्यादा हम्म। पीड़ित है, पीड़ित है। लेकिन उस पर बात नहीं होगी। नहीं, लेकिन एक चीज मुसलमानों और, पर बात होगी। जी जी मनीष जी, एक चीज और देखा कि अ, अभी अभी जो खबर आई है, आप जैसे लोगों ने जो रिपोर्ट बनाई है कि मतलब सैकड़ों गांव मतलब खाली हो गए हैं, कहीं कोई उसमें रहने वाला नहीं है। जी तो जो जिस बड़े विकास की बात हो रही है या तमाम चीजों की बात हो रही है, उस विकास में वहाँ के लोगों की भागीदारी कहीं शायद नहीं है। दूसरा, इसी वजह से शायद वहाँ से पलायन बहुत तेजी से हुआ है। तो इस पलायन को रोकने के लिए या उसका जिम्मेवार किसी और को बताने के लिए, कहीं ये तो नहीं हो रहा है कि दिमाग इधर भटका रहे और इधर जो भी जो बड़े इनके प्रोजेक्ट हैं उसके जरिए पूरा का पूरा उत्तराखंड को कब्जा कर लिया जाए। देखिए उत्तराखंड के अंदर तो 1700 से ज्यादा गांव भूता गांव हो चुके हैं। और 1700 से इन्होंने ज्यादा। 1700 से ज्यादा गांव, भूता जी गांव जी। का मतलब यह है कि वहाँ कोई आदमी नहीं रहता है। और हम्म। पलायन आयोग की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि 230 दिन लोग रोज पहाड़ से छोड़ करके प्लेन को आ रहे हैं, जी। है नहीं। और जो पहाड़ के सवाल हैं वो पहाड़ से भी ज्यादा बड़े सवाल हैं। और पहाड़ हम्म। के अंदर एक आयुर्वेदिक दवा कारखाना था भारत सरकार का, जो प्रॉफिट में चलने वाला था।
सरकार ने उसको भी निवेश की लिस्ट में डाल दिया है। आज हम्म। पहाड़ के अंदर जंगली जानवरों का आतंक बहुत ज्यादा हो गया है। हम्म। बाघ है, तेंदुआ है, वो बच्चों को उठा करके ले जाता है। जो लोग हम्म। खेत में काम कर रहे हैं उनको मार देता है। तो पहाड़ तो खाली हो रहे हैं। पहाड़ पहाड़ में खाली। अस्पताल नहीं है, पहाड़ों में शिक्षा का कोई ढंग का ढांचा नहीं है, रोजगार के हम्म। साधन नहीं है। तो लोग पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं, पहाड़ में अब लोग नहीं रहना चाह रहे हैं। जी जी तो जी। सरकार के सामने जो मुद्दे हैं, सरकार उन मुद्दों का हल देने में नाकामयाब हुई है। मोदी जी हम्म। आए थे, इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल। आज हम्म। बेरोजगारी का संकट बहुत ज्यादा है। और जब बेरोजगारी का संकट है तो भाई अब कोई दुश्मन तो चाहिए ना। जी अब जी। नहीं तो लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो हम्म। उनको यही बताया जाएगा कि भाई मुसलमान, जो तुम्हारे जीवन के अंदर जो अभाव है, जो दिक्कतें हैं, उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। और ये कहीं हम्म। ना कहीं सरकार फैला भी रही है। और इस उसमें कहीं ना कहीं उसको कामयाबी मिल रही है। जी। तो इसके लिए एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ हिम्मत सिंह जी आपसे, कि जैसे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको भी जब हम उनके बीच में भी जाते हैं, कई बार बात करते हैं, तो जो उनके जो पॉलिटिकल आका हैं, हम्म। वो भी उनको एक धार्मिक जो नजरिया है उससे बाहर निकलने में मदद नहीं करते। नहीं नहीं, जैसे वो मतलब वो भी डरा के रखते हैं, जैसे वो ये भी डरा इधर के हिंदुओं रखते को हैं, डरा के रखते हैं, जैसे वैसे ही हाँ, वहां मुसलमानों को डरा के हाँ, रखते हाँ, वो डरा के रखते हैं। हैं। जैसे हम्म। पिछले साल भी हम लोग गए थे, लगातार अ, हमारे बहुत सारे मित्र भी हैं, हमारे साथ जुड़े भी हैं, हम लोग काम भी कर रहे हैं। हम्म। लेकिन एक अल्पसंख्यक होने का एक तो भय उनके अंदर है, इसलिए अपनी हम्म। कमेटी में जुड़े रहते हैं। दूसरी बात, जैसे जो पॉलिटिकल लोग भी हैं ना, तो वो उनको अपना वोट बैंक से ज्यादा उनको कुछ सिखाते नहीं है। हम्म। अपने नेताओं की जिंदाबाद करनी सिखाते हैं और यही बताते हैं कि आप फलां की जिंदाबाद बोलिए तभी आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उनको जन आंदोलनों से कैसे जुड़ना है, संघर्ष के हमारे तौर तरीके क्या होंगे, इसके बारे में भी शिक्षित प्रशिक्षित नहीं करते हैं। और हम्म। उसका परिणाम ये होता है कि कई बार जब कोई इस तरीके के जो क्रूशियल पॉइंट आते हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि करना क्या है। हम्म। तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो जितनी भाजपा जिम्मेदार है, उतने ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपा या कांग्रेस जैसे जो दल हैं, हम्म। उनकी भी जिम्मेदारी कम नहीं है। जी कि जी, वो उनको भी तो उनके बीच बढ़ में के जो अभी। काम उनको करना चाहिए, जी उनको जी। जो एक चीज अ, और है, जानना चाह रहा हूँ कि ये पूरे इंसिडेंट के बाद जी अभी कोई और पार्टी गई है वहां राहत लेके, या कुछ इस तरह की देखिए, कोई वहां तो भी, किसी की एंट्री नहीं है। और कोई तो बयान भी आया हो? हाँ, बयान आ रहे हैं, इंडिया हाँ। गठबंधन के लोग मिले हैं। और हम्म। अब पूरे उत्तराखंड से एक आवाज उठ रही है कि इस जी पूरी जी। घटना की न्यायिक जांच हो। क्योंकि जितनी हम्म। भी सरकारी एजेंसियां हैं, वो तो उनका तोता बन चुकी हैं। चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो दूसरी जांच एजेंसियां हैं, उस पर लोगों का विश्वास नहीं है। जी तो जी ये जी। बात उठ रही है किसी रिटायर्ड जज से, या हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। ये बात उठ ही रही है। जी। हमने इस बात को भी कहा है कि सबसे पहले वहां पर कर्फ्यू में ढील दी जाए, जो हम्म। बनपुरपुरा के अंदर लोग रह रहे हैं। और जो लोगों के घरों में जो भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसका वीडियो बनाया जाए। लोगों के सामने ये तो पता चले कि पुलिस हम्म। कैसे लोगों के घरों में जा रही है, दरवाजा तोड़ रही है। जो बस्ती के लोग, उनका कहना है कि हमारे दरवाजे तोड़ रही है और जबरदस्ती घसीट रही है। अभी एक पत्रकार ने ये भी आरोप लगाया है कि उसकी बेटी को पीटा गया है पुलिस के द्वारा। तो ये हम्म। जितनी भी बातें आ रही हैं, इनकी सच्चाई कैसे लोगों के सामने आएगी? क्योंकि वहां तो इंटरनेट बंद है नहीं, पूरा हम्म। आतंक का राज है। और यहाँ तक कि पत्रकारों को भी कर्फ्यू में पास नहीं दिए जा रहे हैं। दो हम्म। पत्रकार, एक स्क्रॉल के और एक अ, दूसरी पत्रिका है कारवां, उसके पत्रकार बनफूलपुरा में जब परसों रिपोर्टिंग के लिए गए थे, तो पुलिस के कुछ अधिकारियों ने उनको बहुत बुरी तरीके से धमकाया। और उसके बाद उनसे बोला कि तुम पाकिस्तानी को रिपोर्टिंग करोगे। अच्छा, मतलब ये पूरे दिमाग में बन गया है, या जी हाँ, सरकारी इस स्तर पे? तरीके की भाषा उनके साथ इस्तेमाल की। जी जी जी। और उनको वापस आना पड़ा, और उन्होंने कहा कि हमने तो दिल्ली में और कई जगह जाकर के रिपोर्टिंग की है, लेकिन इसका ऐसा मतलब माहौल कि जो तो जो हमने पूरा पहली बार देखा है। जी जी, हम कह रहे हैं कि दो तरीके के लोग होते हैं, कि एक चलिए जनता में सांप्रदायिकता होगी, दूसरी चीजें होंगी, लेकिन जो संवैधानिक पदों पे लोग हैं, जब इस मानसिकता के साथ कहीं उतरते हैं, तो उनसे किसी तरह की कोई उम्मीद की जा सकती है कि एक मानवीय आधार पे भी किसी का कोई मदद कर पाए, और जी वो अल्पसंख्यक समुदाय का हो या किसी खास दलित समुदाय का हो? देखिए, जो जो लोग संविधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, यदि वो कम्युनल भाषा का इस्तेमाल करने लगेंगे, तब तो फिर देश के अंदर लोगों का विश्वास ही संविधान से उठने लगेगा, कानून से उठने हम्म। लगेगा।
और हम लोग देख रहे हैं कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो जी। कम्युनल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो हम्म। मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो दूसरे लोग हैं, वो सारे लोग जो है कम्युनल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बहुत दिक्कत तलब है। और जितना भी मेन स्ट्रीम का मीडिया है उसमें कुछ अखबारों में कुछ चीजें निकल के आ रही हैं, नहीं तो जो पुलिस ब्रीफ कर रही है वही छप रहा है। जी जी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, जो जी। वहाँ का जो सामाजिक अधिकार जो के लोग लड़ने वाले हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनकी कोई अभी लगातार इस स्थिति में, खास करके बनफूलपुरा के मामले में कोई कमेटी बनी है, या कोई एक्शन लेने की बात, या कुछ ऐसा कुछ कार्रवाई हो रही है क्या आप लोगों की ओर से? देखिए, एक तो जो उत्तराखंड में पिछले लगभग लंबे समय से जो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के पिछले साल एक मंच का सब लोगों ने मिलके गठन किया था। बुद्धिजीवियों ने, जनवादी संगठनों ने, वामपंथी संगठनों ने, समाज के प्रगतिशील लोगों ने नफरत नहीं रोजगार दो अभियान, जी ये जी। नफरत बांट रहे हैं, तो उसका एक अभियान, वो एक मंच का गठन किया था। तो वो लोग लगातार इस पर लगातार ज्ञापन भी दे रहे हैं। और 14 तारीख को एक प्रोटेस्ट का कार्यक्रम भी रखा गया है, देहरादून में रैली है। अब इन्होंने चूंकि पूरे कुमाऊं के अंदर और खास तौर से काला ढूंगी में, रामनगर में, लाल कुआं में, जो हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्र हैं, वहां पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध इन्होंने लगा दिए हैं। और हल्द्वानी नहीं, 24 घंटे के लिए तो रामनगर और काला ढूंगी का भी इंटरनेट इन्होंने बंद कर दिया था। जी जी। और बनफूलपुरा का तो इंटरनेट इसी समय भी बंद है। और लोगों को हम्म। सूचना से भी काटा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी एक सशक्त आवाज उत्तराखंड से लगातार अलग अलग जगहों से उठ रही है। और उत्तराखंड की एक खास बात और भी है कि उत्तराखंड राज्य के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। यहाँ पर लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक चेतना, लोकतांत्रिक चेतना बहुत अप है। किसी अब भी है। अन्य राज्य से मैं मानता हूँ कि किन्हीं मायनों में कम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही है। जी जी। और लोगों के ऊपर जब भी चाहे समाज के जब भी जो उत्पीड़ित तबके हैं उनके ऊपर जब भी हमला होता है, तो समाज के सभी तबके उसका खुल करके विरोध करते हैं और उत्पीड़ित लोगों के साथ खड़े होते हैं। और इस मामले में भी यही हो रहा है। और लोग लगातार प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि हमें कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में जाने की अनुमति दी जाए, कर्फ्यू में ढील दी जाए। और जो लोग हम्म। कर्फ्यू के क्षेत्र में रह रहे हैं उनको बेसिक जो उनकी जरूरत है वो पूरी की जाए, है ना। और जी। जो लोग वहां पर ज्यादातर मजदूर क्लास के लोग हैं, हैंड टू माउथ हम्म। लोग हैं, तो उनके लिए रोजी रोटी का, उनके लिए दवा का, इन सारी चीजों का इंतजाम किया जाए। तो लोगों की तरफ से लगातार आवाज उठ रही है। और यही एक चीज है जो उत्तराखंड के अंदर आने वाले समय में एक अच्छी तरफ जाएगी, एक बेहतर समाज की तरफ, जी लोगों जी। के बीच का जो भाईचारा है जिसको वो हम्म। कायम रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीश जी, हमसे जुड़ने के लिए। और वो पहलू जो कहीं न कहीं छूट गई थी, या दबा दी गई थी, उसको हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए, उम्मीद करते हैं कि पहाड़ जो शांत है, गंभीर है, और हमेशा एक शांति का प्रतीक भी माना जाता है, फिर से वहाँ शांति कायम हो। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए और शेयर करने के लिए। हम आगे भी इस मसले पे, या और भी जो बुनियादी प्रश्न है पहाड़ों के, उस पे हम आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।